Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry with the very first chapter, that is solution. So we were discussing about the revision lectures of the solutions, right? हमने revision अच्छे से कर ली थी, सारी theory हमने अच्छे से revise कर ली थी, formulas हमने अच्छे से revise कर लिए थे. आज हम MCQs करेंगे इस चैप्टर के बेस पे, जो कि प्रीवियस ईयर कुछ आए हुए हैं एज वेल एज जो हमारे पास नीट जेईई मेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आज के लेक्चर में हम 25 MCQs कवर करेंगे. आज फर्स्ट है हमारा MCQs का लेक्चर एंड ऐसे ही हम एक या दो लेक्चर्स और करेंगे MCQs के ही बेस पे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन. So very first MCQ is, at equilibrium the rate of dissolution of solute in a liquid in a volatile liquid solvent is, वो क्या कह रहा है कि जो हमारा at equilibrium, जब हमारा equilibrium आ जाता है तो dissolution का जो रेट है, जब हमने solid solute को volatile liquid में डाला, ठीक है, तो कैसा होता है. तो कैसा होता है हमारे पास लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नो, इक्विलिब्रियम के केस पे तो होता ही नहीं है, लेस थोड़ा ना होता है. इक्विलिब्रियम आता ही कब है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाए, राइट. जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस टाइम पे हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. हमने पढ़ा था कि जो मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा और सॉल्यूशन जो है ऑन द सेम टाइम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में टूटेगा, मतलब नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा. तो ऐसी जब कंडीशन रीच हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया. तो लेस देन नहीं हो सकता, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता. यस, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच करता है. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट KH इज, तो हमें बताना है कि जो KH की वैल्यू है वो किस पे लाई करेगी. चलो हेनरीज लो दोबारा पढ़ते हैं. हेनरी ने क्या कहा था कि जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज तो करेगा तो हेनरीज कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. और हम क्या बोल सकते हैं, काई ए जो है, मतलब मोल फ्रैक्शन जो है हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, राइट. तो मेनली हमारे पास दो वैल्यू में लाइक कर रहे हैं, तो इन्हीं दो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. ग्रेटर फॉर गैसेस विद हाई सॉल्युबिलिटी, मतलब कि जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, है ना, जिनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास हाई होगी. अब सॉल्युबिलिटी जब हाई हो जाएगी मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होएगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होएगा तो KH की वैल्यू तो रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत है. ग्रेटर फॉर गैसेस विद लो सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होएगी उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी. ये हो सकता है, राइट, क्योंकि देखो सॉल्यू यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी. कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नो, क्योंकि जो KH है डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट है वो हर एक गैस के लिए. एंड नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है. नॉट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी क्यों भाई, काई ए है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज अ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, राइट. तो हमारे पास बी राइट आंसर आ जाते हैं. ग्रेटर फॉर गैसेस विद लो सॉल्युबिलिटी, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसकी KH की वैल्यू ज्यादा. ठीक है. नेक्स्ट इज lower concentration of oxygen in blood and tissues of living people at higher altitude is due to, हमने पढ़ा था कि ये किसका एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है. तो क्या आएगा यहाँ पे, लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर की वजह से तो नहीं होता, नो. हेनरीज कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, राइट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
हेनरीज कांस्टेंट हमारा आ रहा था। हाँ, ये किस में किया था हमने, जब गैस इन लिक्विड के केस में, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केस आ रहा था, तो हमें हेनरीज कांस्टेंट दिया था और हेनरी ने ये बात सिंपली बोली थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो टेम्परेचर के रिलेटेड तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, राइट, तो ये वाला भी गलत और डी पॉइंट भी गलत। नेक्स्ट इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी रिड्यूस होगी, क्योंकि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA। तो अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, सॉरी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। और यहाँ पर हमें लोअर कंसेंट्रेशन के बारे में ही पूछा है, तो B इज द राइट आंसर। हाई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हाई प्रेशर हुआ तो ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पूछे, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट इज 50 ml of an aqueous solution of glucose C6H12O6 molar mass 180, इसका हमें मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, 10 की पावर है ये 1022 नहीं है, ये 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स है। द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि मेरे पास 50 ml एक्वस सॉल्यूशन है। 50 ml का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसे, वॉल्यूम बोल सकते हैं कि हमारे पास 50 ml जो है वो वॉल्यूम दे दिया, तो 50 ml मेरा वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया हुआ है मुझे ग्लूकोज का, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है मेरे को ग्लूकोज का, तो मैं M लिख देती हूँ यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। मैं मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करूँ, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। अब उसे क्या दिया हुआ है, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए। अब क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे हम वापस जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स है, एटम कुछ भी हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, विच इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसी को ही हम यूज करके अब हम इसका मास निकालते हैं, क्योंकि ये मेरे को गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसका गिवन मास निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल, है ना। ये हमें दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है, और हमें पता है कि मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि मेरे जितने भी एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं, राइट। तो मेरे को कितना दिया हुआ है, 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 कितने के बराबर हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 180 यहीं का यहीं रहेगा, ये जो नंबर है हमारे पास आगे वाला आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22, नीचे आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो ये मेरा कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से एक 10 बच जाएगा हमारे पास, तो इट कम्स आउट टू बी 180 डिवाइडेड बाय 10, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो मेरे को पता लग गया कि मेरे पास गिवन मास 18 ग्राम पर मोल है। आई होप इतना क्लियर हो गया। कैसे निकाला, मैंने मोल कॉन्सेप्ट यूज किया। 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मेरे को दिया हुआ था इसका 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो मेरा फैक्टर है वो 180 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। तो जो मेरे को गिवन था, मेरे को सिर्फ था 10 की पावर 22, ठीक है, 10 की पावर 22 गिवन था, तो उसका मास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मुझे पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, मोलैरिटी यही कहते हैं कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो गिवन मास है मेरे पास 80, मोलर मास है मेरे पास 180। अब देखो वॉल्यूम मेरे पास मिलीलीटर में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 50 और इसके नीचे 1000, राइट। तो यही 1000 ऊपर चले जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा मेरे पास 10, तो इट कम्स आउट टू बी 1000 अपॉन में 10 इंटू 50, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 10/5 बचा, 10/5 क्या आ जाएगा 2 मोलर, यस 2 मोलर। तो हमारे पास आंसर कौन सा हुआ, डी आंसर हुआ 2.0 मोलर। ठीक है, तो क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में कि जो 50 ml मेरे को एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ था, मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है, उसमें मेरे पास ग्लूकोज के जो मोल, उसने बोला ग्लूकोज मैंने डिसॉल्व किया है और उसका मोलर मास है ये मेरे पास 180 ग्राम पर मोल। उसमें 6 पॉइंट, अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को इसका मास निकालना, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स में तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन के केस में बात करते हैं, बट इस केस में उसने मेरे को मोलैरिटी पूछी थी, तो मोलैरिटी के केस में मेरे को गिवन मास मतलब मास चाहिए था कि कितना मास मेरे को लगा है 50 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए। तो ये इसके लिए हमने मास निकाला अपना मोल कॉन्सेप्ट यूज करके, फिर उसके बाद हमने वो वैल्यूज पुट करी एंड हमने सिंपली अपनी मोलैरिटी निकाली। सो दिस वाज द मोलैरिटी का केस। ठीक है, और ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है। Next is at a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance। उसे बोला है कि एक गिवन टेम्परेचर, मतलब मेरे को टेम्परेचर गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब एक मेरे को बताना है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन है, उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होएगा, इज हायर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होएगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से ज़्यादा होएगा, is lower than the dilute solution, is same as that of dilute solution and cannot be compared with the osmotic pressure of the dilute solution। तो लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को तो ये ज़रूरी नहीं है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड तो ज़रूरी है, बट ये यहाँ पर उसने क्या बोला है कि कैन नॉट बी कंपेयर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि वो कौन सी प्रेशर लगाऊं कि मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करना बंद कर दे। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। अगर हम हिसाब लगाएं तो सॉल्यूट इधर से एक तरीके से ज़्यादा जो कि सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या होएगा, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें से जल्दी पार्टिकल्स जाएंगे और उसमें को स्टॉप करने के लिए मेरे को क्या होगा, कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो खुद ही नहीं पास ज़्यादा हो पाएंगे, तो प्रेशर भी कम रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हायर वैल्यूज की आ जाएगी। नेक्स्ट इज which of the following colligative properties used to calculate molar mass of biomolecules, ऐसे कौन सी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स निकालने के लिए काम आती है। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे कि O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हम और कौन सी बोल सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे। तो ऐसे जो गैसेस की जब हम बात करेंगे तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में तो हमारे पास ये है कि उस सॉल्यूशन के ऊपर वाली जो गैस है उसका प्रेशर कितना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा वेपर प्रेशर हमारे प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट, कि हमारे पास वेपर प्रेशर कैसे है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी यही बात आती है कि जो हमारा प्रेशर है वो कैसे है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर में हम बात करते हैं कि वो कितना प्रेशर हम लगाए कि उसे जस्ट स्टॉप कर सके, राइट। और इसकी जो होती है वो पाई इज इक्वल्स टू CRT की वैल्यू होती है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, मतलब ये क्या है, मोलैरिटी, ये क्या है, मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो आ गया मोलर मास की बात यहाँ पे,
तो यहाँ पे इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में ही हमारे फॉर्मूले में ही हमारे पास मोलर मास आता है, राइट। नेक्स्ट इज a sample of hard water was taken to contain 40 milligram of MgSO4 in 10 gram of sample. The ppm of MgSO4 in the sample will be, ठीक है, उसने ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो मेरे को पार्ट्स पर मिलियन पूछा है MgSO4 का। अब देखो उसे बोला 10 किलो सैंपल में मैंने सिर्फ 4 मिलीग्राम MgSO4 डाला है, तो कितना ट्रेसेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके कन्वर्जन्स करेंगे, क्योंकि हम किसी भी मिलीग्राम या किलोग्राम में नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम उसको उसकी SI यूनिट दैट इज ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को गिवन मास कितना है, अगर हम बात करें जो मास ऑफ MgSO4 है जो मैंने डिसॉल्व किया है वो है 40 mg विच कम्स आउट टू बी मिलीग्राम। मिली किस में होता है, 10 की पावर -3, तो 40 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। नेक्स्ट इज टोटल सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हम बोल देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 10 kg। 10 kg का मतलब किलो का मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 6, राइट, ये चीज होती है। तो अब गिवन मास कितना है 40 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पर है 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुई, तो 4 इंटू 10 की पावर 6 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ppm, राइट, 4 ppm। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 4 ppm। कैसे निकाला, सबसे पहले कन्वर्जन करी, सारी वैल्यूज को ग्राम्स मिल गया, ठीक है। तो मास ऑफ MgSO4 कितना आ गया 40 mg दैट इज 40 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 10 kg दैट इज 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। तो ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियंस में बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 6, तो वही वैल्यू सारी पुट करी और आंसर आ रहा है 4 ppm। नेक्स्ट इज if the molarity of the solution of sulfuric acid is 1.35 molar then its molality will be, density हमें given है, ये भी 10 की पावर -3 है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर उसने पूछा कि जो मोलारिटी है मेरे पास वो मेरे को दी हुई है 1.35 मोलर, ठीक है, एंड जो हमारी डेंसिटी है वो मेरे पास दी हुई है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को मोलारिटी का कॉन्सेप्ट निकालना है, तो मुझे एक बात पता है कि मोलारिटी क्या कहती है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, राइट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो मेरी मोलारिटी कहलाती है। तो मैं इधर से एक कंक्लूजन ये निकाल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मेरा सॉल्यूट है H2SO4, वो हो गया 1.35, राइट, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो 1 लीटर को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 1.35 मोलर, राइट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। अब मेरे को यहाँ पे पता है, मैं निकालती हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या आएगा 2 × 1 प्लस, आई होप अभी आपको क्लियर है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, राइट, 2 × 1 प्लस में 32 प्लस में 4 × 16 comes out to be 98 ग्राम पर मोल, comes out to be 98 ग्राम पर मोल। तो ये मेरे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया।
अब हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्योंकि हमारी मोलालिटी किस में होती है, मास के रिस्पेक्ट में होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास। तो डेंसिटी क्या थी 1.02 और वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1000, ठीक है, 1000 ग्राम्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी 100 आ गया, 00 से 00 कैंसिल, 1020 ग्राम, 1020, ठीक है, ये आ गया। नाउ वेट ऑफ, अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट भी तो चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 98 नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास मोलर मास है इनटू 1.35, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास मेरे पास क्या आ जाएगा 1.35, सॉरी वो तो निकालना है, गिवन मास मेरे को निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारा मोलर मास कम्स आउट टू बी वेट ऑफ H2SO4 विच कम्स आउट टू बी अराउंड, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 132.3 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर क्योंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से इस वैल्यू में से मैं ये वैल्यू अपनी रिड्यूस कर दूंगी वेट ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0.5, देन 9 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 887.5, 887.5, ये मेरे पास आ गया वेट ऑफ वाटर। तो अब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाऊंगी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट कम्स आउट टू बी 132.3 अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास अराउंड जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.52 मोलर, 1.52 मोलर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम वो ही जो अपना 11th वाला कॉन्सेप्ट है वही दोबारा यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को मोलैरिटी गिवन है 1.35 मोलर, ठीक है, 1.35 मोलर जो है वो मेरी मोलैरिटी है। अब मुझे पता है कि जो मोलैरिटी होती है ना वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने ले लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 1.35। अब डेंसिटी मेरे को गिवन थी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे को क्या चाहिए, अब देखो मोलैलिटी निकालना है तो मेरे को सारी मासेस की बात करनी पड़ेगी, तो हर एक चीज का मैं मास निकालूंगी। मोलर मास ऑफ H2SO4 तो सिंपल है 98 ग्राम पर मोल आ गया। अब मेरे को किसका निकालना था, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे को पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मेरे पास मास आ जाएगा। तो डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास दी थी 1.02 और मेरे को वॉल्यूम था कि 1000, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थाउजेंड्स में। तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया विच कम्स आउट टू बी 1020 ग्राम। अब मेरे को किसका चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट टू बी 132.3 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट इज, अब मेरे को पानी का मास चाहिए क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो भी हमारा वेट है सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तभी तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, तो वो आया 88.7.5। मोलैरिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वैल्यूज पुट करी हमने और आंसर आया है 1.52 मोलैलिटी। नेक्स्ट इज, इफ द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर मेरे पास मोलैरिटी को डबल कर दिया जाए तो मेरे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी।
अब याद करो डिप्रेशन इन, हमने जब हम डिप्रेशन इन कर रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मेरे पास जो वैल्यू थी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ आ रहा था, ये वैल्यूज आ रही थी। बट अब आप ध्यान दो कि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी यहाँ पर वो काई बी पर डिपेंड कर रही थी, काई बी पे डिपेंड कर रही थी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी। मोलारिटी पे तो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा था, तो जब ये मोलारिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो रहेगी अनचेंज, मतलब कि क्योंकि KF जो है, KF इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोलारिटी। तो जब वो मोलारिटी पर डिपेंड ही नहीं करेगी तो उसे चेंज भी नहीं करेगी। नेक्स्ट इज व्हेन ड्राई ग्रेप्स और रेजिन्स आर प्लेस्ड इन वाटर दे स्वेल ड्यू टू। क्यों ऐसा होता है कि जब मैंने रेजिन्स, जो मतलब मेरी किशमिश है या फिर जो हमारी किशमिश होती है, या फिर मैंने ड्राई ग्रेप्स और किशमिश थोड़ी सी एक जैसी होती है, ठीक है, तो जब मैंने उसको पानी में डाला तो वो फूल क्यों जाती है, स्वेल आउट क्यों हो जाती है? अगर याद हो तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, राइट। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट सिर्फ पास करेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास कर देगा, लेकिन डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही पास कर सकते हैं हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेटेड एरिया पे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेप तो नहीं जा रहा ना, सॉल्यूट तो नहीं जा रहा, सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है, पानी आ रहा है। तो सॉल्वेंट जब आता है वो कौन सा केस होता है, ऑस्मोसिस का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है। नेक्स्ट इज When a non-volatile solute is dissolved in water, जब मैंने एक non-volatile solute मतलब कि एक non-volatile solid in liquid, vapor pressure of solid in liquid पे है, ये solid in liquid का केस है, ठीक है। तो जब मैंने non-volatile solute पानी में डाला तो क्या होगा, the boiling point increases, the vapor pressure decreases, the freezing point decreases and all of the above। अब देखो ध्यान से देखो सारे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्यों, जो मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पानी को इवेपोरेट नहीं होने दे रहा, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा, तो मुझे उसका टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो बॉइलिंग और ज़्यादा शुरू हो, राइट। तो इसी वजह से मेरे पास जो है, ये तो सही बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसको पानी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होएगा ही, ये भी बात सही है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले था वो और कम हो जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि वो ऑलरेडी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो उसको और किस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रीज करने की तरफ, सॉलिड में कन्वर्ट करने की तरफ, तो इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, वो जल्दी ही फ्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें होंगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट इज Which of the following concentration is affected by temperature? कौन सी कंसेंट्रेशन ऐसी है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉरी नॉट अफेक्टेड, ध्यान से, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगी। तो देखो मोलारिटी तो हमें पता है, वॉल्यूम आता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट आ गया, W/V%, मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अगेन वॉल्यूम आ रहा है तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट आ गया, तो आंसर क्या आ गई, मोलैलिटी। मोलैलिटी में मास की बात की जाती है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों ही केस में कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं आ रहा, तो मोलैलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी टेम्परेचर अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब इसमें से कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, तो देखो कौन सा होगा, मोलैरिटी। अभी हमने बात की मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी करेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी करेगी क्योंकि N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। इसका मतलब कि दोनों में वॉल्यूम आ रहा है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे तो फॉर्मूला में मेरे को लिखा है कि W/V%, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो V क्या हो गया, वॉल्यूम। अगेन ये भी डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर भी हो गया ऑल ऑफ दीज, मतलब ऊपर की सारी वैल्यूज टेम्परेचर से अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में डाला, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नहीं होता। हमें याद है कि जब मैंने सॉलिड टू लिक्विड की बात करी थी सॉल्युबिलिटी की, तो उसमें दो फैक्टर की बात करी थी। सबसे पहले हमने करी थी टेम्परेचर की और दूसरे हमने करी थी प्रेशर की, राइट। और हमने देखा था टेम्परेचर तो हो रहा था, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, राइट। बट प्रेशर का केस ऐसा था जहां पे कोई फर्क नहीं आ रहा था। क्यों, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होने के वजह से जो मेरी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड है उस पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं आता, तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज if 5.85 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water, okay, then the mole fraction of the solute is, okay। तो हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के गिवन मासेस दिए हुए हैं, ठीक है, गिवन मासेस दिए हुए हैं कि Na का मैं बोलती हूँ कि गिवन मास हम बोल देते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास ऑफ NaCl जो है वो मेरे पास 5.85 है और गिवन मास जो मेरे पास वाटर का है वो मेरे पास 90 ग्राम है, ठीक है। बट मोल फ्रैक्शन के केस में मेरे को क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। तो अब हम इधर से क्या करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन की टर्म्स निकालेंगे, फिर 11th के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। मोल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास ऑफ NaCl निकालेंगे। मोलर मास ऑफ NaCl क्या आएगा, 23 + 35.5 कम्स आउट टू बी 0.5, 5 और 3 8 और ये आ गया 58.5। एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज हमें पता ही है 18 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या आ जाएगा, ठीक है, गिवन मास दैट इज 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास कम्स आउट टू बी 0.1, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे पास अगेन कुछ अराउंड आ जाएगा 5, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये 5 आ जाएगा। तो अब मेरे को किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है NaCl मेरा सॉल्यूट है, तो मोल हम काई NaCl निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total number of particles, not total number of moles present in a solution, right। तो ये आ जाएगा 0.1 divided by 5 comes out to be 0.0196। इसका आंसर आएगा 0.0196। कैसे निकाला, गिवन मासेस मेरे को दोनों के दिए हुए थे, मोलर मास मेरे को कैलकुलेट करना आता है, दोनों के मोलर मास कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन डिवाइडेड बाय मोलर। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वैल्यू पुट करी, फिर इधर से मेरे को पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट का पूछा तो NaCl लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, वैल्यूज पुट करी तो आंसर है 0.0196, राइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी,
राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही 4 पढ़ी थी। अब देख लेते हैं द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन नहीं, द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं, और द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 4th वन इज द राइट आंसर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। Next is the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. The law is known as, अब मेरे को क्या ये जो बात बोली थी वेपर प्रेशर के केस में, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ के इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। तो ये बात किसने बोली थी? राउल्ट्स ने बोली थी, ठीक है। हेनरी ने तो पार्शियल प्रेशर के केस में बोला था और सॉल्युबिलिटी के केस में बोला था, ठीक है। राउल्ट्स ने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंडेंस किस पे आती है? मोल फ्रैक्शन पे आती है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन और वेंट हॉफ लॉ भी नहीं आएगा, तो बी इज अ राइट आंसर, दैट इज राउल्ट्स लॉ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 18 gram glucose is present in 1000 grams of solvent, the solution will be, अब वो बोल रहे हैं कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन कैसा होएगा? मोलर या मोलल? अब देखो ग्राम्स की बात करी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मोलैरिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि मोलर तो हो ही नहीं सकता, मोलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं दिया, हमें मास दिया है। तो मास हमारा होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी के केस में हम क्या करते हैं? मास के यूज करते हैं, मोलर तो इसलिए हो ही नहीं सकता। तो पहले 2 ऑप्शन तो सीधा ही कट, ठीक है। अब मेरे को क्या बोले कि 18 ग्राम ग्लूकोज जो है, ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का क्या आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसका मास निकालेंगे, दैट इज 6 × 12 प्लस में 12 प्लस में 6 × 16, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल, इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 अपॉन में 180 कम्स आउट टू बी दिस 10 एंड 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए? 0.1। तो अब मेरे पास मोलैरिटी क्या आती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मेरी मोलैरिटी होती है। तो ये मेरे पास आया 0.1, ये आया 1000 ग्राम, और ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से करेंगे? 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, तो इंटू में 1000 कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.1 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 1000 से ये 1000 कैंसिल, तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन आएगा। मोलर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं गिवन, मास गिवन है, इसलिए हम मोलैरिटी का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कटा हो गया। ये 2 क्वेश्चन रह गए, इन 2 में से हम न्यूमेरिकल ने सॉल्व किया, तो आया हमारे पास आंसर 0.1 मोलर। नेक्स्ट इज, at constant temperature the osmotic pressure of the solution। अब एक constant temperature पे, अगर temperature मेरा constant है तो osmotic pressure कैसा होगा? ठीक है, अब देखो osmotic pressure किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है ना। पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी के, ठीक है, और मोलैरिटी बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो या फिर डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन गलत है ना, इनवर्सली तो नहीं आ रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, नो, सिर्फ सी है, तो ये भी गलत हो गया। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मोलैरिटी मेरी कंसंट्रेशन होती है और पाई जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत। आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज, when non-volatile solute is dissolved in pure solvent, जब pure solvent में मैंने non-volatile solute डाला तो क्या होगा? freezing point of the solution decrease, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? मतलब कि solid
प्लस वाटर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट, और वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर याद करो हमने क्या क्या बातें करी थी कि जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को तो इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज दिया है, गलत, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो फ्रीजिंग पॉइंट ये है, उसने ऑलरेडी ही लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने से रिस्ट्रिक्ट किया, तो अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर लो हो रहा है, वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज द राइट आंसर, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आ जाएगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी ही सॉल्वेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आगे वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट इज osmotic pressure of sugar solution at 24 degree Celsius, ठीक है, is 2.5 atmospheric pressure. The concentration of the solution in mole per liter is 0.08 liter atmospheric per mole is, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है, मेरे को पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू दी हुई है 2.5, टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को 24 डिग्री सेल्सियस, इसको हम पहले केल्विन में कर लेंगे, तो 24 प्लस 273 कम्स आउट टू बी 792 केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू मेरे को दी हुई है 0.082, ठीक है, तो मेरे को पता है पाई होते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये 2.5 है, सी मेरे को निकालना है, आर की वैल्यू है 0.082 इंटू 297, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 297 इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन comes out to be 0.1025, comes out to be 0.1025, तो इसका डी राइट आंसर हुआ। कैसे निकाला, टेम्परेचर मुझे गिवन था, आर की वैल्यू गिवन थी, पाई सी आर टी लगाया, कंसेंट्रेशन निकाली। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी भी दिया हुआ है 0.52 when 6 gram of compound X was dissolved in 100 gram of water, ठीक है। अब उसने बोला कि जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो 6 ग्राम मेरा सॉल्यूट है और 100 ग्राम वाटर में डाला गया है, Kb की वैल्यू है 0.52, ठीक है, किलो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा टीबी जो होता है वो मेरा Kbm के बराबर आता है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा डेल्टा टीबी, ठीक है, 0.52 इंटू 6 इंटू हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 इंटू 100 अपॉन में 1000, तो इट कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 से ये 1000 कैंसिल, ठीक है, हम इसको 2 के टेबल से 100 को नहीं कट करते, तो इट कम्स आउट टू बी 180 अप्रॉक्सीमेटली 180 kg पर मोल, राइट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर का मतलब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसे हम कहते हैं, मोलारिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी ही जो पानी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वेपर से कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें टेम्परेचर और देना पड़ेगा ताकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो, और उस टेम्परेचर में क्या आएगा, एलिवेशन आएगा, मतलब कि इंक्रीज होएगा। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वो एलिवेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, जेल, तो होमोजेनस मिक्सचर होता है। एक सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में हमने 25 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम और 25 MCQs कंप्लीट करेंगे। आज जैसे हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं, थोड़े से हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, थोड़े से हमने थ्योरेटिकल बेस भी किए हैं, थोड़े से हमने कॉन्सेप्चुअल बेस भी करे, ठीक है, जिसके हमने डेप्थ पे जाके आंसर देखा है, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।